चलिए बढ़ेंगे आगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दरअसल बसपा से निष्कासित विधायक सपा में हो सकते हैं शामिल। तो 11 विधायक सपा में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, विधायक असलम रायनी, असलम अली सपा में हो सकते हैं शामिल। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। मुस्तफा सिद्दीकी, हरगोविंद भार्गव सपा में हो सकते हैं शामिल। तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कई बसपा से निष्कासित विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। 11 विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। तो बसपा को जो अब तक सेवा दे रहे थे, जिन्हें निष्कासित अब कर दिया गया है, अब सपा में शामिल हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कई विधायक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बसपा से निष्कासित विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। 11 विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही। अश्वनी द्विवेदी संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। अश्वनी, बसपा से निष्कासित विधायक, कई विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, अब तक अगर बात करें बसपा की, तो बसपा के 11 विधायकों को निष्कासित कर चुकी है। पहले 7 विधायकों को निष्कासित किया था, फिर 2 और विधायक निष्कासित किए थे, और अब जो है 2 जो बड़े नेता हैं बसपा के, उनको निष्कासित किया गया, जिसमें लालजी वर्मा जो विधानमंडल में नेता थे बसपा के, साथ ही साथ रामअचल राजभर जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये 2 बड़े नाम थे जो कद्दावर नेता बसपा के माने जाते थे। कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाया गया कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था उसके दौरान उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की। अब इसके बाद अगला कदम जो सबकी निगाहें प्रदेश की राजनीति की, वो ये है कि जो 11 विधायक हैं वो आखिर कहां जाएंगे। आपको बता दें, इसमें से जो एक विधायक अनिल सिंह जो उन्नाव से आते हैं, वो पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें, सुषमा पटेल हैं जो विधायक हैं बसपा की, उनके पति कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव से मिले थे और सपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा में विधायक जा सकते हैं। जब राज्यसभा चुनाव हुआ था उस दौरान ही इन 7 विधायकों को निष्कासित किया गया था पार्टी से। इसमें असलम रायनी भी शामिल थे, और उस दौरान उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से 7 विधायकों ने मुलाकात भी की थी, लेकिन दल बदल कानून के चलते कहीं ना कहीं तुरंत इन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो नजदीक धीरे धीरे आ रहा है। अगले 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में किसी न किसी पार्टी का। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्वनी। बढ़ेंगे आगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों नेताओं की अब सपा में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले मायावती का ये कदम कितना भारी पड़ेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुनाव से पहले मायावती की बड़ी कार्यवाही। बीएसपी के 2 विधायक किए गए सस्पेंड। लालजी वर्मा और रामअचल राजभर पर गिरी गाज। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हटा गए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं बीएसपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के 2 बड़े नेताओं पर कार्यवाही करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। दोनों नेताओं पर आरोप है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। दरअसल विधानसभा दल के नेता लालजी वर्मा और अकबरपुर से 4 बार विधायक रहे रामअचल राजभर को मायावती ने हटा दिया है। दोनों मायावती सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पार्टी के राज्य यूनिट ने सूचना जारी कर बताया है कि इन दोनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते सस्पेंड किया जा रहा है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं पर कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निकाल दिया है और साथ ही साथ में उनको यह निर्देश दिया है कि वो किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होंगे, जिसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी हो चुका है। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने बताया कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, जिसके चलते उनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। वहीं गुड्डू जमाली को विधानमंडल दल का नेता बनाया गया है। जहां तक हम इन दोनों नेताओं की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो के खासे करीबी रहे और साथ ही साथ में बीएसपी में जहां एक विधानमंडल दल के नेता थे और दूसरे बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो निश्चित है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो की यह कार्रवाई दिखाती है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों पर किसी भी बड़े से बड़े नेता को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने बीएसपी पर हमला करते हुए कहा है कि पार्टियां सिर्फ परिवारवाद को आगे रखकर राजनीति करती हैं। दोनों सम्मानित नेताओं को इस तरह निकालना ये बताता है कि मायावती किस तरह की राजनीति करती हैं। कद्दावर नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर का बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन 2 बातों को बहुत स्पष्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यह जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति कर सिर्फ अपने परिवार का विकास करने में लगे हैं। इन दलों के अंदर अगर कोई भी नेता जिसका अपना कोई अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है, उसको लंबे समय तक ये अपने दल में बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। साथ ही साथ वर्तमान में 2022 के चुनाव को देखकर इन दलों में मुस्लिम तुष्टीकरण की जो होड़ मची हुई है, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 2 दिन पहले जो बयान दिए, समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम 2 सांसद हैं उन्होंने जो 2 दिन से बयान दिए, और आज सुश्री मायावती ने जिस प्रकार से इन 2 बड़े नेताओं को हटाकर बिल्कुल नए विधायक जमाली गुड्डू को बसपा विधानमंडल दल का नेता बनाया है, यह इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की होड़ का परिचायक है। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से दोनों नेताओं की नजदीकियां सपा से बढ़ने लगी थी। दोनों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने का समय भी मांगा था। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों नेता सपा में शामिल भी हो सकते हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लालजी वर्मा की जगह अब आजमगढ़ के मुबारकपुर से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को विधानमंडल दल का नया नेता नियुक्त किया है। शाह आलम मायावती के भाई आनंद के बिजनेस पार्टनर भी हैं। विधायक होने के साथ ही शाह आलम कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी चलाते हैं। उनकी पत्नी शाहीन आलम रिटेल बिजनेस में है और उनकी बिग शॉप के नाम से दुकान चलती है। 2017 के चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति 119 करोड़ घोषित की थी। 2017 में दूसरी बार विधायक भी चुने गए थे। आपके चैनल के माध्यम से जो आप पूछना चाहते हैं कि आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के 2 वरिष्ठ सदस्य और विधानमंडल दल के नेता माननीय लालजी वर्मा जी और बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय राम अचल राजभर जी को माननीय बहन जी के आदेशानुसार उनको निलंबित किया गया है। इससे पूर्व हम लोगों को भी नवंबर में निलंबित किया गया था। जो सच बोलने वाला हो, जो ईमानदारी से चलने वाला हो, और वहां पर चूंकि माननीय बहन जी के साथ में सतीश चंद्र मिश्रा जी, पिछली बार भी मैंने बोला था और आज फिर बोल रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी एकदम खोखला करके बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये मानेंगे नहीं। आज वही हालत है कि आज हमारे 2 सदस्य और पार्टी से निलंबित हुए हैं। अब बहुजन समाज पार्टी में मात्र 4 सदस्य बचे हैं। ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने खत्म कर दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूं कि आने वाले दिन में बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। बीएसपी की अपने नेताओं पर ये कार्यवाही ऐसे समय में कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, जब यूपी विधानसभा चुनाव में महज 8 महीने ही बचे हैं। मायावती का ये फैसला पार्टी के लिए कितना सही और कितना गलत साबित होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, बीएसपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यूपी में कोरोना केस में कमी के बाद ओपीडी सेवाएं बहाल कर दी जाएगी और ऐसे अस्पताल को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पताल में फीवर क्लिनिक की अलग से व्यवस्था, जिला अस्पताल में सर्जिकल ओपीडी की शुरुआत। अब ऐसे में ऑपरेशन से पहले मरीजों की होगी टूनेट और आरटीपीसीआर जांच। अस्पतालों में पोस्ट कोविड सेंटर भी होंगे संचालित। कोरोना काल में बंद की गई थी ओपीडी सेवा। चलिए और भी जानकारी के साथ फैसल खान बिजनौर से जुड़ गए, कृष्णा त्यागी आगरा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले फैसल खान आपके पास आएंगे। बिजनौर में भी अब अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं बहाल कर दी गई है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगभग 50 दिनों बाद आज सर्जिकल ओपीडी शुरू कर दी गई है। उसी को देखते हुए आज मरीजों की संख्या जो लगभग लाइनें लगी हुई है, क्योंकि कारण वही है कि गरीबों के लिए ऑपरेशन तैयार हो गए हैं। जो व्यक्ति पैसों के कारण ऑपरेशन नहीं करा सकते थे, सरकारी अस्पताल में बंद कर दी गई थी ओपीडी, लेकिन अब सीएम के आदेश के बाद और सर्जिकल ओपीडी चालू कर दी गई है। कोरोना टेस्ट के बाद ऑपरेशन जारी कर दी जाए। बिल्कुल कृष्णा, अगर आपसे जानना चाहे तो अभी अस्पताल में जो ओपीडी खुली है तो ऐसे में कितनी बड़ी राहत मिली है उन सभी लोगों को, उन मरीजों को, तीमारदारों को? कह सकते हैं जिस तरह से आगरा में लगातार 40 से लगातार ओपीडी बंद चल रही थी, जिससे लोग और मरीज जिस तरह से परेशान हो रहे थे, आज से सरकार ने जिस तरह से गाइडलाइन जारी की है और पूरी तरह से सुविधा अनुसार कोविड के पालन किया जा रहा है, उसी को देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर संदीप यादव हैं जो फेफड़े और हृदय विशेषज्ञ रोगी भी हैं। उनसे जानकारी करते हैं कि उनका किस तरह से यहाँ पर ओपीडी सुविधाएं चालू की गई है, सेवा का पूरी तरह से लाभ दे रहे हैं। सर किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है मरीजों को, किस तरह से लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना काल में किस तरह से लोग कृष्णा त्यागी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप आवाज दुरुस्त कराइए, आपके पास आते हैं। फैसल, आपके पास आऊंगी। अब अभी भी फिलहाल कोरोना का प्रकोप नहीं खत्म हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर देना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन वहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कैसे कराया जा रहा है? आपको बता दूं, अगर डॉक्टर द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, मास्क बगैर अंदर एंट्री नहीं की जा रही है। लगभग जितने भी गरीब व्यक्ति थे जो ऑपरेशन पैसों के कारण नहीं करा पा रहे थे, उनके परिजनों की लाइन लग गई है। उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है। उनका कहना साफ है कि सीएम का आदेश बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारे मरीज को कम से कम 1.5 महीने हो गए ऑपरेशन की डेट मिले हुए, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया था कोरोना महामारी को देखते हुए। लेकिन आज जब सीएम का आदेश हुए हैं तो हमें लग रहा है कि हमारे मरीज का ऑपरेशन होगा और कोरोना टेस्ट के बाद जल्दी हमारा मरीज ठीक होकर घर चले जाए। ठीक है, तो वहीं कृष्णा आपसे जानेंगे कि कितनी बड़ी राहत मरीजों को मिली है, तीमारदारों को मिली है? निश्चित तौर से फातिमा जी, यदि ओपीडी चालू होने से मरीजों को काफी राहत की सांस भी ले रहे हैं, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन सेवाएं ले रहे थे, ऑनलाइन से ज्यादा मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब मरीज खुद यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सुबह से ही ओपीडी का लाभ लेने के लिए लंबी लंबी कतार लगा के गोले में खड़े हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो ओपीडी शुरू हुई है तो मरीजों के अंदर राहत की सांस देखने को मिली। सबसे बड़ी बात फातिमा जी है कि आगरा के नाम की ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जिन्होंने बिल के नाम से लाखों रुपए की ठगी की, लेकिन वहां पर प्रशासन आज उन ऐसे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई करने के लिए नतमस्तक होकर दिखाई दे रहा है। आगरा के कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिनमें
छोटे छोटे हॉस्पिटल जिनमें प्रशासन उन हॉस्पिटलों को बिल्कुल टारगेट बनाकर उन पर नोटिस देकर कार्रवाई की बात जरूर करता बिल्कुल है। कार्रवाई होना ही बहुत जरूरी, ज्यादा चार्ज लेना भी गलत है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। बहुत शुक्रिया कृष्णा और फैसल आपका भी। इसके साथ बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में लगे घर बिकाऊ के पोस्टर, कला कंकड़ कोतवाली के कई कॉलोनी के कई घरों में पोस्टर लगे हैं। महानगर क्षेत्र में दबंगों और मंचलों का आतंक, ऐसे में पास की बस्ती में रहने वाले लोगों पर छेड़खानी का आरोप है। धमकी छेड़खानी से परेशान लोगों ने घर बेचने का फैसला किया है। विरोध करने पर बड़ी संख्या में पहुंचकर हंगामा करते हैं और 2-3 परिवार पहले ही बेच चुके हैं अपना मकान। स्थानीय मामले में शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं कार्रवाई करते हैं। तो बास की बस्ती में रहने वाले लोगों पर छेड़खानी का आरोप है। लखनऊ में लगे घर बिकाऊ के पोस्टर, कला कंकड़ कॉलोनी के कई घरों पर पोस्टर लगे। एसके वाजपेयी संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, इस मामले को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, ये महानगर इलाका है राजधानी लखनऊ का, जहां पर काला कंकर कॉलोनी है। उसके आसपास में कुछ अवैध बस्तियां हैं जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने अपने घर पर पोस्टर चिपकाए हैं। उनका कहना है कि जो यहाँ पर ये अवैध कॉलोनी है उसके लोग आते हैं, लगातार उनको प्रताड़ित करते हैं और धमकाते भी हैं और उनकी अराजकता से लगातार वो लोग परेशान हैं। इस मामले को लेकर कई बार पुलिस और प्रशासन में शिकायत की गई, लेकिन उन पर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कहीं न कहीं वो लोग लगातार परेशान हैं और अपने घर को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, जिसके तहत उन्होंने अपने अपने मकान पर ये पोस्टर चिपकाए हैं और एक संदेश देने की कोशिश की है कि प्रशासन अगर ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वो लोग अपना घर मकान बेचकर दूसरी जगह चले जाएंगे। हालांकि पूरे मामले को लेकर लखनऊ पुलिस ने भी संज्ञान लिया और उम्मीद है जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं और जो स्थानीय स्तर पर रहने वाले कॉलोनी वासियों को परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये परेशान करने वाले लोग हैं कौन? बिल्कुल, ये वहां पर जैसा कि लोगों की शिकायत है कि वो अवैध कॉलोनी है, जो लोग वहां रहते हैं और इस अवैध कॉलोनी का जहां जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई हैं वहां बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रहते हैं जो कि झोपड़पट्टियों में वहां रहते हैं। आप देखना ये है कि जब मामला पूरा पुलिस की जानकारी में है तो पुलिस उनको कैसे हटाती है। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और पुलिस इनको किस तरीके से वहां से हटाती है ये बड़ा सवाल जरूर होगा जी। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, ऐसी लोगों की शिकायत है। हालांकि पहले भी इस मामले को लेकर कई बार उन्होंने स्थानीय पुलिस से शिकायत की है, लेकिन उनका ऐसा आरोप है कि स्थानीय पुलिस से शिकायत करने के बावजूद वो कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कि उनको एक संदेश मिलता। इस वजह से उन्होंने ये मकान बेचने के पोस्टर्स लगाए हैं। अब देखना ये है कि जब पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान तक पहुंच रहा है, क्योंकि लगातार मीडिया इस पूरे खबर को चला रहा है, तब क्या कार्रवाई लखनऊ पुलिस की तरफ से की जाती है। तो किस तरीके से दहशत में वहां के लोग रह रहे हैं, क्योंकि दबंग वहां पर आतंक मचा रहे हैं, मंचले वहां पर आतंक मचा रहे, महिलाएं भी होंगी, उनसे छेड़खानी भी हो रही होगी। बिल्कुल, ये बस्ती है जहां बड़े पैमाने पर झोपड़पट्टियां हैं और लगातार वहां पे लोग जो बाहर से आते हैं वो वहां रहते हैं और ये एक लंबा एरिया है जहां पर अगर हम देखें तो करीब 3 से 4 किलोमीटर में ये झोपड़पट्टियां बनी हुई हैं और वहीं के लोगों की शिकायत ये स्थानीय लोग कर रहे हैं। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में इनको तुरंत हटा पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस के पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद आखिर क्या कार्रवाई होती है ये जरूर महत्वपूर्ण होगा जी। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एसके वाजपेयी। कानपुर देहात से खबर है, धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया। आग लगने से मजदूरों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। बता दें आपको, अकबरपुर थाना क्षेत्र का मामला है। तो अचानक से इस फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन आग लगने से मजदूरों में हड़कंप मच गया। कानपुर देहात का ये मामला है। आग इस फैक्ट्री में लगी, धू धू कर ये फैक्ट्री जलती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आपके सामने, इस तस्वीर में आप खुद देखिए,
धुएं का गुबार निकल रहा है। आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। दमकल की गाड़ी पहुंची हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है ये। इस एरिया में अचानक से, इस फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। धागा फैक्ट्री बताई जा रही है, तो भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।